भाई लेखांकन का प्रारूप होता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कितने प्रकार से करते हैं अपन। तो लेखांकन के प्रारूप को निम्नलिखित शाखाओं में विभक्त किया गया है। पहला है वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उन व्यापारिक सौदों को लेखा पुस्तकों में इस प्रकार दर्ज करना कि जिससे कि एक निश्चित अवधि में, मतलब एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, के लिए व्यवसाय का संचालनात्मक परिणाम, यानी कि उसके दौरान कितना आपने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट ज्ञात किया जा सके, और तथा एक निश्चित अवधि को व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सके। आर्थिक स्थिति का पता कैसे लगेगा, किससे लगेगा? बैलेंस शीट से। आर्थिक स्थिति का पता तो किससे लगेगा? बैलेंस शीट से। और परिणाम का पता किससे लगेगा? P&L अकाउंट से। ठीक है, तो ये होता है वित्तीय लेखांकन, मतलब व्यापारिक सौदों को इस प्रकार से लिखना कि जिससे एक निश्चित अवधि के लिए व्यापार के प्रॉफिट और लॉस और आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सके। ये तो हो गई कौन सी अकाउंटिंग? वित्तीय लेखांकन या फाइनेंशियल अकाउंटिंग अंग्रेजी में बोलते। दूसरी होती है लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यवसाय में निर्मित वस्तुओं या सेवाओं की प्रति इकाई की लागत ज्ञात करना। प्रति इकाई लागत मतलब पर यूनिट कॉस्ट निकालना। हाँ, पर वस्तु नहीं, पर यूनिट। मतलब अगर मैं 10 CPU के ये कंप्यूटर के जो माउस बना रहा हूं ना, तो अगर 10 में से एक माउस की क्या कॉस्ट पड़ रही है मेरे बनाने में, ठीक है, तो प्रदान की गई या निर्मित की गई सेवाओं की प्रति इकाई की लागत क्या होगी, एक यूनिट की कॉस्ट क्या होगी, और समय समय पर उन लागतों पर क्या करना? नियंत्रण भी करना, कंट्रोल करना। कहीं कोई मेरी कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा तो नहीं पड़ रही, तो वो कंट्रोल करना। इस लेखांकन विधि में वर्तमान लागत के साथ साथ भविष्य की लागतों पर भी विचार किया जाता है। इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट कॉस्ट को तो ध्यान में रखा ही जाता है, फ्यूचर कॉस्ट को भी ध्यान में रखा जाता है। सपोज करो फ्यूचर कॉस्ट को कैसे? सपोज करो मैं अभी एक छोटी इतनी सी बिल्डिंग में किराए पे ले रखा हूं, ठीक है, और इस बिल्डिंग से मैं मंथ के 1 लाख यूनिट बना रहा हूं, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि यार मैं इस बिल्डिंग का किराया कितना है? 10,000 रुपए पर मंथ। अब मैं चाह रहा हूं कि यार ये 1 लाख यूनिट पर मंथ से बना के मैं 2 लाख या 1.5 लाख यूनिट पर मंथ बनाऊं, तो उसके लिए क्या करूंगा? इस बिल्डिंग में मेरा काम चलेगा नहीं। आगे से मैं सोच रहा हूं कि एक और बिल्डिंग किराए पे लूं और उससे मान लो मैं 2 लाख यूनिट बनाऊं, पर इसके लिए मेरे को एडिशनल किराया लेना पड़ेगा। सपोज करो इसका बिल्डिंग का किराया 15,000 है, ठीक है, तो ये आगे की बात हो रही है ना, आगे की बात हो रही है, तो मेरे को इसकी कितनी कॉस्टिंग पड़ेगी एडिशनल 1 लाख यूनिट या 2 लाख यूनिट और बनाने की। तो इन सारी चीजों का ध्यान में रखकर क्या किया जाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है। तो प्रेजेंट कॉस्ट ये 10,000 लग रही है, उसको तो अपन ध्यान में रखेंगे, ये रखेंगे। फ्यूचर में ये जो 20,000 की कॉस्ट है उसको भी अपन को ध्यान में रखना होता है। तो ये कहता है कौन सा? लागत लेखांकन। अब उससे भी बढ़कर अगला जो लेखांकन है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कि प्रबंध लेखांकन। जैसा मैंने पहले बताया था कि पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक जगत में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं जिसके कारण प्रबंधकीय कार्यों का निष्पादन परंपरागत तरीके से लाभदायक नहीं हो रहा। जो प्रबंधकीय कार्य, मैनेजमेंट का कार्य क्या होता है कि देखना कि प्रॉपर अपन प्रॉफिट कमा रहे नहीं कमा रहे, कौन से बिजनेस, कौन से धंधे में कौन सी एक्टिविटी से अपन को प्रॉफिट हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी से नहीं हो रहा है, ये सारे डिसीजन कौन लेता है और इनकी सबकी देखरेख कौन करता है? मैनेजमेंट करता है, यानी कि प्रबंधक करता है। तो ये जो औद्योगिक जगत में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिसके कारण प्रबंध के कार्यों का निष्पादन परंपरागत तरीकों से लाभदायक नहीं हो सकता। प्रबंध योजना यानी कि प्लानिंग करता है, उसका कंट्रोल करता है, प्रेरणा समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन करता है, संगठन करना है, और निर्णय क्रियाओं के निष्पादन में संख्यात्मक तथ्यों को चाहने लगा है। संख्यात्मक तथ्य मतलब उनको डेटा चाहिए कि मेरे को अगर 100 यूनिट बना रहा हूं तो मेरी कॉस्टिंग क्या पड़ेगी, अगर उसी की मैं 1 लाख यूनिट बनाता हूं तो क्या कॉस्टिंग पड़ेगी। तो उनको फैक्ट चाहिए, डेटा चाहिए। और ये तथ्य न केवल भूत व वर्तमान में संबंधित है बल्कि भविष्य के विषय में भी सूचना देते हैं। प्रबंधकीय लेखा विधि द्वारा इन आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। प्रबंधकीय लेखा मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा इन आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। प्रबंधकीय लेखांकन में व्यवसाय के लाभ हानि खाते जो कि फाइनेंशियल अकाउंट में बनाते हैं, स्थिति विवरण
जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हैं, तथा अन्य सूचनाओं को एक रिपोर्ट के माध्यम से, प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट के माध्यम से इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि उन प्रबंधकों को व्यवसाय की तुलनात्मक स्थिति का ज्ञान हो सके। जैसे कि रेशियो एनालिसिस होता है, फंड फ्लो होता है, कैश फ्लो होता है, पढ़ा होगा ना तुमने। वो सारी रिपोर्ट्स किसके लिए अंडर में आती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर में आती है। और तुलनात्मक स्थिति का ज्ञान हो जाता है और नीति निर्धारण में सहायता मिलती है। एंग्लो अमेरिकन उत्पादकता परिषद के अनुसार एक व्यावसायिक संस्था की नीति निर्धारण यानी कि पॉलिसी मेकिंग और दिन प्रतिदिन के संचालन में प्रबंध की सहायता हेतु लेखा सूचना का प्रस्तुतिकरण ही प्रबंध के लेखांकन। तो प्रबंध के लेखांकन यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? एक तरीके से रिपोर्टिंग है। रिपोर्ट बना के आप उनकी क्या करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, स्थिति विवरण यानी कि बैलेंस शीट क्या है, और कोई अन्य सूचना की प्रॉपर रिपोर्ट बना के पिछले सालों से कंपेयर करके या कुछ भी करके एक तुलनात्मक विवरण तैयार करता है, जिससे कि अपन क्या कर लेते हैं? मैनेजमेंट उससे डिसीजन ले पाता है। तो एंग्लो अमेरिकन उत्पादकता परिषद के अनुसार व्यवसाय क्या होगी? इसकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की परिभाषा क्या होगी? एक व्यवसायिक संस्था के नीति निर्धारण यानी कि पॉलिसी मेकिंग और दिन प्रतिदिन के संचालन में प्रबंध की सहायता के लिए एक लेखा सूचना का जो प्रस्तुतिकरण है, लेखा सूचना मतलब अकाउंट्स का जो प्रस्तुतिकरण है, वही क्या कहलाता है? प्रबंध के लेखांकन कहलाता है। एक होता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग यानी कि मुद्रास्फीति का लेखांकन या महंगाई का लेखांकन, ये कितनी महंगाई बढ़े। बीते हुए समय की दीर्घ अवधि को मूल्य स्थिति को देखा जाए तो एक बात सर्वसामान्य स्पष्ट होती है कि संसार भर में प्रत्येक वस्तु के मूल्य में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है, अगर पिछले 5 साल या 10 साल का रिकॉर्ड देखते हैं अपन कोई भी वस्तु का, किसी भी वस्तु के बारे में, चाहे ये माउस ले लो, चाहे ये कंप्यूटर ले लो, चाहे ये प्रोजेक्टर ले लो, चाहे ये बिल्डिंग ले लो, चाहे ये कुर्सी ले लो, हम देखेंगे कि पहले ये कुछ चीजें सस्ती थी, उसके बाद ये कुछ महंगी हो गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो मूल्य सूचकांकों में परिवर्तन की गति बेहद तीव्र हुई है। मुद्रास्फीति की इस स्थिति को, मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, इसका मतलब होता है महंगाई। मुद्रास्फीति से कहीं कंफ्यूजन हो रहे हो, समझा देता हूँ। वैसे पता था क्या पहले मुद्रास्फीति का मतलब ही महंगाई होती है? पहले तो पता था हाँ, तो वो तो क्या मुद्रा में मापनी होता है? नहीं पता था तो पूछना चाहिए ना। कब पूछ? मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। उसमें क्या होता है कि वस्तु का मूल्य तो घटता है, नहीं, वस्तु का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य घटता है। अब वस्तु का मूल्य कैसे हो गया? ये पेन मान लो 100 रुपए का है, इधर समझाता हूं। ये पेन है, ठीक है, ये पेन मान लो 100 रुपए का है। ये पेन है, ये पेन मान लो कितने का है? 100 रुपए का। अब मान लो इस पेन की कीमत बढ़ गई और ये पेन अब 100 रुपए की जगह कितने का आ रहा है? 200 रुपए का। तो इसमें क्या हुआ? वस्तु का मूल्य तो क्या वो बढ़ रहा है, मुद्रा का मूल्य क्या हुआ? घट रहा है। घट कैसे रहा है? कि पहले कोई चीज अपन 100 रुपए में एक खरीद सकते थे, अब 100 रुपए से उसकी पार नहीं पड़ेगी, 200 चाहिए। तो कुल मिला के क्या हुआ कि पैसे की वैल्यू तो कम हो गई ना। एक चीज पहले 100 रुपए में एक खरीद सकते थे, मतलब 200 रुपए में कितनी खरीद सकते थे? पहले 2 पेन खरीद सकते थे, लेकिन आज के दिन में कितने खरीद सकते हैं? ओनली एक ही। क्यों? क्योंकि मुद्रा का मूल्य घट गया है। और क्यों? क्योंकि वस्तु का मूल्य बढ़ गया है। इसलिए महंगाई में क्या होता है? वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य क्या होता है? घटता है। इसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति या महंगाई कहते हैं। तो क्या होता है कि इस स्थिति में, मुद्रास्फीति की इस स्थिति में व्यवसाय जगत में आर्थिक परिणाम तुलनीय में को निर्ता कर बना देता है। अब अगर मान लो कोई 2 साल की अपन बैलेंस शीट देख रहे हैं, ये 1 साल की बैलेंस शीट है और ये पिछले साल की बैलेंस शीट है और ये इस साल की बैलेंस शीट है। अब इन दोनों को अपन क्या कर रहे हैं? डेटा को कंपेयर कर रहे हैं। भाई पिछले साल के सेल कितनी थी, इस साल सेल कितनी थी, पिछले साल परचेज की कॉस्ट कितनी थी, इस साल परचेज की कॉस्ट कितनी थी। अब अपन वैल्यू में तो कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि महंगाई की वजह से भी तो सेल की मात्रा बढ़ रही है। तो अपन क्या कंपेयर कर सकते हैं क्या सही रेट को?
अरे भाई मान लो पिछले साल 100 यूनिट बेची, इस साल भी अपन ने 100 यूनिट बेची, ठीक है। इसकी कीमत पिछले साल 10 रुपए थी, इसकी कीमत पिछले साल कितनी थी, इस साल कितनी है 12 रुपए। तो इस साल की सेल कितनी हो गई 1200, इस साल की सेल कितनी हो गई 1000। वैल्यू के हिसाब से देखते हैं तो अपन को ये लग रहा है कि यार इस साल क्या हुई 200 की सेल बढ़ी है, लेकिन क्या एक्चुअल में सेल बढ़ी है क्या? पहले भी 100 यूनिट बेच रहे थे, इस बार भी 100 यूनिट बेच रहे हैं। ये जो 200 रुपए बढ़ रहे हैं ना, वो किसकी वजह से बढ़ रहे हैं? महंगाई की वजह से बढ़ रहे हैं। तो इन चीजों का पता लगाने के लिए कौन सी अकाउंटिंग आई है? इन्फ्लेशन अकाउंटिंग आई है। आ रहा समझे? इसे कहते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। तो इससे क्या होता है कि अगर मान लो इस सीधा सिंपली 1000 और 1200 लिखा हुआ होता तो अपन क्या समझते कि यार पिछले साल 1000 रुपए की सेल हुई थी, इस बार 200 बढ़ के 1200 की सेल हुई है। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत परिणाम तो दे रहा है ना, अपन की सेल तो बढ़ी नहीं, पहले भी 100 ही कर रहे थे, अब भी 100 ही कर रहे हैं। तो इन चीजों को पता लगाने के लिए क्या लाया? इन्फ्लेशन अकाउंटिंग लाई गई। तो मुद्रास्फीति के उस दुष्परिणाम का प्रभाव शून्य कर वास्तविक परिणामों की जानकारी प्राप्त करने के लिए मुद्रा मूल्य सूचकांकों की सहायता से लाभ हानि खाते को क्या किया जाता है? समायोजित किया जाता है। समायोजन का मतलब क्या होता है? एडजस्ट किया जाता है। मतलब एडजस्ट का मतलब ये कि अगर इस साल की सेल 1200 है तो इससे क्या होगा कि जो होता है ना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उससे इसको डिवाइड करके इसकी सेल को 1000 रुपए तक एडजस्ट किया जाता है। ऐसे इसको प्रॉफिट को कम लाया जाता है अगर मुद्रास्फीति की वजह से वो हुआ है। और इसी प्रकार चिट्टे में स्थायी जो संपत्तियां हैं उनके मूल्यों को समायोजित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन द्वारा भी अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। जो भी सारी जो फिक्स एसेट्स है अपनी बैलेंस शीट में, उनको रिवैल्यू किया जाता है कि कितनी कितनी बढ़ी है, उसको वापस कम किया जाता है। लायबिलिटी अगर ज्यादा बढ़ी हुई है तो उनको कम किया जाता है। असेट है अगर ज्यादा बढ़ी हुई है तो उनको कम किया जाता है। वो सारा सब करके नेट पे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया जाता है। वर्तमान में इस लेखांकन की 2 विधियां हैं। वर्तमान लागत लेखांकन विधि यानी कि करंट में उसकी क्या कॉस्ट पड़ रही है वो वाली विधि, और वर्तमान क्रय शक्ति लेखांकन विधि करंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग प्रचलन में आने लगी। परचेजिंग पावर अकाउंटिंग होती है CPPA अकाउंटिंग। सुनने आ रही बात? अब इन दोनों में क्या फर्क है? देखो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग में तो क्या होता है कि आज इस प्रकार से वैल्यू करते हैं जो भी है ना संपत्तियां या कोई भी खर्चा है, इनकम है, आज उसकी क्या कॉस्ट पड़ रही है, एट प्रेजेंट उसकी क्या कॉस्ट पड़ रही है, उसके हिसाब से मापन करते हैं। ठीक है। और परचेज पावर अकाउंटिंग में क्या होता है कि आज जैसे मैं बता रहा था ना कि अगर एक पेन 100 रुपए का है, अब उसकी वैल्यू क्या हो गई 200 रुपए। ठीक है। तो उसकी 200 रुपए की परचेजिंग पावर क्या है? पहले 200 रुपए, देखो पहले 200 रुपए में कितने पेन आते थे? 2 पेन आते थे। आज उसकी परचेजिंग पावर क्या हो गई? घट के 1 हो गई। इस हिसाब से इसकी अकाउंटिंग की जाती है। और उस वाले में क्या होती है? कॉस्ट के हिसाब से खरीदा जाती है। ज्यादा डिटेल में अपन को नहीं जाना क्योंकि ज्यादा डिटेल में अपने कोर्स में भी नहीं है, पर मैं आपको मोटा मोटा समझा दिया कि कैसे क्या होता है, परचेजिंग पावर अकाउंटिंग क्या होती है और करंट कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। वो सारी डिटेल की बात एमकॉम की है या CA फाइनल की है। ये तो हो गई इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। एक होती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। कौन सी होती है? ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है? अभी बताओ, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है? मानव संसाधन। मानव संसाधन का मतलब कर्मचारी, कि आपकी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी क्या वैल्यू है, उनकी भी अकाउंटिंग करना। अब ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब है, पहले तो क्या होता था कि मेरे कंपनी में 1000 व्यक्ति काम कर रहे हैं, उनको मैं बैलेंस शीट में दिखाता था क्या? नहीं दिखाता था ना। लेकिन देखा जाए तो वो अपनी एसेट है, क्योंकि 1000 व्यक्तियों को आपने क्या किया? ट्रेंड किया है। देखो मैं समझाता हूँ कि कंपनी में क्या होता है, सपोज करो 1000 व्यक्ति है। 1000 व्यक्तियों क्या करते हैं अपन बैलेंस शीट में नहीं दिखाते थे, पुरानी अकाउंटिंग में इनको नहीं दिखाते थे। पर ये क्या 1000 व्यक्ति अपने लिए एसेट है क्या? बिल्कुल एसेट है, क्योंकि आपने इनको क्या किया? ट्रेंड किया है। ये आपकी कंपनी का काम सीख चुके हैं। कल को ना अगर 1000 व्यक्ति आपकी कंपनी से चले जाए छोड़ के,
और आप अगर दूसरे 1000 व्यक्ति हायर करते हो तो इनको वो वाले काम नहीं कर पाएंगे जितने कि ये 1000 व्यक्ति काम करते। तो कहीं ना कहीं इनकी वैल्यू है, लेकिन अपन फिर भी इनको बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। तो ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग कहती है कि आप इनको बैलेंस शीट में दिखाओ, इनकी भी अकाउंटिंग करो, इनको भी आप वैल्यू करो और बैलेंस शीट में दिखाओ। अब वैल्यू करने का क्या होता है, अलग अलग मेथड होती है जो कि एडवांस में है आपकी, ठीक है। तो उन चीजों को आप क्या करते हो, बैलेंस शीट में दिखाना, यही क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग है। अब चलिए पढ़ लेते हैं इसको। किसी भी उपक्रम की स्थिरता, विकास और लाभदायकता सुनिश्चित करने के लिए उसकी मानव संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण कोई अन्य घटक नहीं है। कोई कंपनी की कोई सक्सेस है, जैसे गूगल कंपनी है, गूगल कंपनी में कौन है, सत्यम नंडेला है। वो क्या है, एक तरीके से उसकी एक संपत्ति है, क्योंकि उसमें जो बुद्धि है वो किसी और व्यक्ति में नहीं हो सकती शायद, जहां तक है, या होगी तो उस लेवल की नहीं होगी। तो एक तरीके से गूगल के लिए क्या है, वो असेट है। तो इस प्रकार किसी भी उपक्रम के लिए कितना वो ग्रोथ करेगा, क्या उसके विकास की संभावना है, उसको सुनिश्चित करने के लिए मानव संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है। इसकी महत्ता तब आसानी से समझी जा सकती है जब उत्पादन के अन्य साधन, पूंजी, सामग्री, मशीनें आदि सब उपलब्ध हैं और श्रमिक हड़ताल वर्ग पर होता है। सपोज करो कोई एक फैक्ट्री है, सारा सब है, उसमें क्या है, आपने पैसे भी लगा रखे हैं, आपने मशीन भी सारी है, पैसा, मशीन आदि सब है, सामग्री, माल वाल भी है माल बनाने के लिए, लेकिन माल बनाने वाले कारीगरी काम करने के लिए मना कर दे, तो क्या करोगे? आपका माल तो पड़ा का पड़ा रह गया, पैसा पड़ा का पड़ा रह गया, लेकिन क्या नहीं हो रहा, आपका प्रोडक्शन नहीं हो रहा। अब आप सोच लो कि ह्यूमन रिसोर्स की क्या वैल्यू है, मतलब काम करने वाले श्रमिकों की, कर्मचारियों की क्या वैल्यू है, लेकिन फिर भी आप उसकी अकाउंटिंग नहीं करते। इसी प्रकार एक पेशेवर संस्था, जैसे अच्छे डॉक्टर का क्लिनिक है, अच्छे वकील है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म की जीवन शक्ति तथा लाभदायकता मानव संपत्ति पर ही निर्भर करती है। लेकिन इस महत्वपूर्ण संपत्ति का लेखांकन मूल्यांकन आर्थिक चट्टे में किसी भी प्रकार से परिलक्षित नहीं होता, मतलब बैलेंस शीट में इनको नहीं दिखाते। परिणाम स्वरूप दो फर्मों के आर्थिक परिणाम की केवल विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय आदि के आधार पर तुलना अपूर्ण तथा कभी कभी तो भ्रमपूर्ण होती है। अब इन चीजों को आप वैल्यू नहीं कर रहे, तो होता क्या है कि एक हॉस्पिटल, दो हॉस्पिटल है, एक में तो क्या है, बढ़िया डॉक्टर बैठा है, दूसरे में बढ़िया डॉक्टर नहीं बैठा, और दोनों में आपने एक हॉस्पिटल, दोनों में आपने 1-1 करोड़ रुपए लगाए हुए। एक हॉस्पिटल कमा के आपको 1 करोड़ के 10 करोड़ दे रहा है, और एक हॉस्पिटल आपको 50 लाख का लॉस दे रहा है। क्यों? इसने क्या है, बढ़िया डॉक्टर बिठाए रखे, इसने क्या है, घटिया डॉक्टर बिठाए रखे। अब इन दोनों को आप कंपेयर करते हो कि यार मैंने 1 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, तो कम से कम 10% का रिटर्न तो मेरे पास आना चाहिए। अब ये भी ये कह रहा है कि 10% के हिसाब से रिटर्न तो आना चाहिए, लेकिन क्या दोनों में आ पाएगा? इसमें तो आ जाएगा 10%, क्या इसमें तो 100% से ज्यादा आ रहा है, लेकिन इसमें आ रहा है नहीं आ रहा। और इन दोनों को अब आप कंपेयर कर रहे हो, क्यों भाई? आप इसमें भी बढ़िया डॉक्टर बिठाओ, इस वाले में भी, तो ये भी 1 करोड़ का 10 करोड़ कमा के देगा। इसलिए ये कह रहा है कि आप ह्यूमन रिसोर्स की भी अकाउंटिंग करो, जिससे कि आपको जो बैलेंस शीट है वो आपको प्रॉपर कंपेरेबल बढ़े। तब तो दोनों हॉस्पिटलों में कंपैरिजन होगा, अगर दोनों में बढ़िया डॉक्टर बैठे हैं तब आप पता करो कि हाँ भाई कौन सा हॉस्पिटल बढ़िया चलता है। लेकिन एक में तो बहुत बढ़िया डॉक्टर बैठे हैं और एक में बहुत बढ़िया डॉक्टर बैठे हैं, तो भाई चलेगा कौन सा वाला? बढ़िया वाला ही चलेगा, चाहे आप पहले पैसे कितने ही लगा लो। अब इसमें 1 करोड़ की जगह चाहे आप 2 करोड़ लगा के रख लो, तो क्या चलेगा? फिर भी नहीं चलेगा। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यू बहुत ज्यादा। एक औद्योगिक फर्म व पेशेवर फर्म के आर्थिक परिणामों की तुलना तो मात्र एक घटक के कारण ही असंभव होती है। इस कमी को दूर करने के लिए लेखांकन जगत में मानव शक्ति के मूल्यांकन एवं लेखों को दर्ज कर वित्तीय परिणामों में प्रदर्शित करने की नई प्रणाली विकसित होने लगी। अब फिर क्या हुआ, इस कमी को दूर करने के लिए धीरे धीरे क्या लोग है कि लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स की भी अकाउंटिंग शुरू कर दी। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन की मानव संसाधन लेखांकन समिति के अनुसार मानव संसाधन लेखांकन मानव संसाधनों को क्या है, पहचानना, उनके आंकड़ों को मापन करने और इस सूचना को संबंधित पक्षों तक संवहन करने की एक प्रक्रिया है। क्या है मानव संसाधन लेखांकन में? क्या है, मानव संसाधन को पहले तो पहचानते हैं कि कौन कौन से मानव संसाधन है, फिर उनके आंकड़ों का मापन किया जाता है कि कितनी इनकी वैल्यू है, और इस सूचना को संबंधित पक्षों तक
मतलब कि बैलेंस शीट में दिखा के संबंधित पक्ष कौन हो गए, बाह्य और आंतरिक। बाह्य में कौन कौन, आपके क्रेडिटर हो गया, आपसे लोन देने वाले हो गए, जिससे आप उधार माल खरीदते हो वो हो गए, उधार माल बेचते हो वो हो गए। आंतरिक कौन है, कंपनी के कर्मचारी हो गया, खुद कंपनी का जो डायरेक्टर हो गया, और कोई व्यक्ति है वो हो गए, तो वो आंतरिक हो गए। तो इन पक्षों तक संवाद करने की प्रक्रिया क्या है, मानव संसाधन लेखांकन है। आ रहा समझ में, लिख दोगे एग्जाम में, ठीक। एक होता है सामाजिक दायित्व लेखांकन, CSR, आपने सुना होगा नाम CSR का, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये होता क्या है कि अपन सारे क्या है, कंपनियां या अपन जो भी लोग क्या है, एक समाज में रहते हैं। कंपनी भी एक, कंपनी का भी एक समाज होता है, एक देश होता है, और उसके आसपास के लोग रहते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं या कंपनी क्या कर रही है, ये सपोज करो ये कंपनी है, ये कंपनी किस में ऑपरेट कर रही है, एक समाज में ऑपरेट कर रही है। समाज का मतलब हो गया पर्यावरण में ऑपरेट कर रही है। अब ये पर्यावरण से क्या ले रही है, संसाधन ले रही है। संसाधन के रूप में जैसे पानी काम में ले रही है, नदी का पानी काम में ले रही है, बिजली काम में ले रही है, ठीक है, और धुआं निकाल रही है, लकड़ी काम में ले रही है, ठीक है। अब ये चीजें ले रही है, इनसे काम में ले रही है, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रही है, प्रदूषण फैला रही है ना। अब ये प्रदूषण फैला रही है, ये समाज से कुछ ले रही है, तो इसका भी जिम्मेदारी बनती है कि ये भी समाज को कुछ दे। बनती है कि नहीं बनती। भाई आप अगर मान लो यहाँ पे प्रदूषण फैला रहे हो, तो आप कहीं पे जाके आप क्या करो, जंगल में पेड़ लगाओ, ठीक है, पौधे लगाओ, कोई गौशाला खोलो। तो ये सारा काम क्या है, इनको करना पड़ेगा, कि जिससे क्या हो रहा है कि आप पर्यावरण में बैलेंस हो और समाज में बैलेंस हो। इसके लिए अब आपको क्या है कि जब आप संसाधन ले रहे हो, तो इनकी अकाउंटिंग करो कि कितना आपने पर्यावरण को प्रदूषण फैलाया और कितना आपने प्रदूषण को सुधारने के लिए आपने खर्चा किया। तो ये इन सारी चीजों का हिसाब क्या कहलाता है, आपका सामाजिक लेखांकन, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब पढ़ लेते हैं। इस शताब्दी के 60 दशक से व्यवसाय का सामाजिक दायित्व विचारधारा का आविर्भाव हुआ। मतलब 60 के दशक से, 1960 के दशक से, अभी 60वां दशक चल रहा है, 1900 के दशक से क्या हुआ, 1960 से 60वां दशक का मतलब हो गया 1960 से ये CSR का है ना, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इस जो विचारधारा इसका विकास हुआ। बदलते हुए सामाजिक मूल्यों और आशाओं ने समाज के व्यवसाय की भूमिका के बारे में विवाद को बढ़ाया, और यह विचार व्यवसाय के सामाजिक दायित्व की इस प्रकृति पर केंद्रित हो गया है। यह माना जाने लगा है कि इस उत्तरदायित्व को लेखांकन के एक रूप सामाजिक दायित्व लेखांकन द्वारा पूरा किया जा सकता है, क्योंकि व्यवसाय उत्पादन के साधन स्थानीय स्रोतों से ही प्राप्त करता है। स्थानीय स्रोत का मतलब क्या हो गया, आसपास के पर्यावरण या समाज से, और पर्यावरण में उस कारण अनेक हानिकारक परिवर्तन होते हैं। मतलब कि क्या होता है, प्रदूषण होता है। अतः लेखांकन द्वारा समाज को व्यवसाय द्वारा दिया गया अंशदान, अब इसके लिए क्या करेगा, वो अच्छे काम करेगा, पेड़ पौधे लगाया जो लगाएगा, तो लेखांकन द्वारा समाज को व्यवसाय द्वारा दिया गया अंशदान तथा उत्पाद और सेवाओं के रूप में रोजगार देगा, टैक्स देगा, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है इसके ऊपर, पर्यावरण सुरक्षा आदि के रूप में अंतिम लेखों में प्रस्तुत करता है। और ये जो टैक्स देता है पर्यावरण सुरक्षा के लिए, पेड़ पौधे लगाता है, जंगलों की रक्षा करता है, ठीक है, लोगों को रोजगार देता है, इन सभी चीजों की क्या होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होगा, लेखा किया जाएगा इनका, कि मैंने इतना खर्चा किया समाज के विकास के लिए, पर्यावरण के विकास के लिए, इतना मैंने क्या किया, काम में लिया, समाज को प्रदूषित किया। इनका लेखा क्या होता है, लेखा पुस्तकों में प्रस्तुत किया जाता है। यद्यपि लेखांकन का यह रूप अभी अभी नया है, फिर भी अनेक बड़े उद्योग इसको अपनाने लगे। बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है, अगर आप बैलेंस शीट देखोगे उनकी, तो एक आएगा CSR अकाउंटिंग, CSR का खर्चा, उसका मतलब ये होता है कॉर्पोरेट
सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसको इधर लिख देता हूँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी पे कितना आपने खर्चा किया उसकी बैलेंस शीट में आपको आएगा, और वो कंपलसरी है कंपनियों को खर्चा करने के लिए। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे आगे तो आपको पता लगेगा कि वो अपने नेट प्रॉफिट का कम से कम 5% खर्चा या शायद 3% खर्चा जो भी है एवरेज प्रॉफिट का, वो खर्चा CSR पे खर्चा करना ही होता है समाज के ऊपर। ठीक है, पर्यावरण के ऊपर या समाज के ऊपर उनको करना ही होता है, जिसमें वो लोगों को रोजगार देते हैं और अच्छे अच्छे काम करते हैं, धर्मशालाएं खोलते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, सारा सब करते हैं, तो वो CSR का खर्चा होता है। अब अगला है लेखांकन सूचना के उपयोग, यूजेज ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब ये अलग अलग प्रारूप है, वो तो खत्म हो गए। अगला अपना पॉइंट है लेखांकन सूचना के उपयोग। भाई लेखांकन की जो सूचनाएं हैं उनका क्या क्या उपयोग आप कर सकते हो। ठीक है, प्रत्येक औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्था क्या होती है, समाज का अंग होता है, और समाज का प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनके क्रियाकलापों से किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। अतः समाज व्यक्तिगत रूप से सदस्य के नाते, जैसे अगर आपको इन्वेस्टर्स हो, मतलब पैसे लगाता है, या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सामूहिक रूप से संस्था की प्रगति, स्थिति और भावी विकास संबंधी सूचनाओं को प्राप्त करना चाहता है। ऐसी सभी सूचनाएं लेखांकन के माध्यम से तैयार वित्तीय विवरण तथा प्रतिवेदनों के माध्यम से भिन्न भिन्न उद्देश्यों की रुचि रखने वाले व्यक्तियों तथा विभिन्न प्रकार से उपलब्ध करवाई जाती है। ऐसी लेखांकन सूचनाओं के ये प्रयोगकर्ता और उन सूचनाओं के उपयोग का वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता है। अब क्या होता है कि जैसे आप क्या होता है कि सारा अपन बिजनेस करते हैं, जो भी एक समाज में करते हैं, समाज के रूप में सपोज करो मैं आज कोई बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरे को ये नहीं लगेगा कि यार मैं इस बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, कितना लॉस कमा रहा हूँ, मेरे को पता होना चाहिए। आशा तो करूँगा ना कि मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो सारा पता कैसे लगेगा अगर मैं अकाउंटिंग करूँगा तो। ऐसे ही मान लो सरकार है, सरकार आप पैसा कमा रहे हो, कोई बिजनेसमैन बिजनेस का पैसा कमा रहा है, अब सरकार को उस पर क्या टैक्स लेना होता है कि जिससे कि वो अपना देश का काम चला सके, विकास कार्यों में भाग ले सके। तो सरकार भी ये चाहेगी कि यार कौन आदमी कितना पैसा कमा रहा है, इसकी प्रॉपर उसको पता रहे, जिससे कि टैक्स लोग मैं भी आइडिया लगा पाऊंगी इस साल मेरा टैक्स कलेक्शन कितना होगा, या टैक्स लोग प्रॉपर चुकाए हैं या नहीं चुकाए। तो वो सारा पता कैसे लगेगा सरकार को, अगर प्रॉपर अकाउंटिंग होगी तभी पता लगेगा। तो इस प्रकार लेखांकन की सूचना जो है ना, उसके अनेक उपयोग है और अनेक उपयोग करता है। उसमें कौन कौन से उपयोग करता है, व्यापार का स्वामी है। अब व्यापार का स्वामी को क्या चाहिए भाई अकाउंटिंग से, लेखांकन सूचनाओं में सबसे अधिक रुचि कौन रखता है, वो उस व्यापारिक संस्था के स्वामी की होती है। कोई भी काम धंधा कर रहा है, जैसे मैं ये काम धंधा कर रहा हूँ या कोई भी कोचिंग कर रहा हूँ, तो भाई मेरी ये रुचि नहीं रहेगी क्या भाई मेरे इस काम धंधे में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड कौन रहेगा इसकी अकाउंटिंग की सूचना के बारे में, उसका मालिक रहेगा, उसका स्वामी रहेगा कि क्या यार कितना प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, बंद काम धंधा चालू रखे या बंद करे, क्या करे। तो लेखांकन सूचनाओं का सबसे अधिक रुचि उस व्यवसायिक संस्था के स्वामी की होती है। पूंजी का प्रथम स्रोत, कैपिटल का जो प्रथम स्रोत है वो कौन होता है, उसका मालिक रहता है। किसी बिजनेस में पैसा लगाता है तो पैसे कौन लाएगा, उसका मालिक लाएगा। प्रथम स्रोत तथा तुलनात्मक रूप से अधिक जोखिम का भागीदार होने के कारण वह अपने व्यापार की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी बनाए रखना चाहता है, और व्यापार की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ होना उसकी पूंजी की सुरक्षा का प्रतीक है। अपने भावी कार्यों की सफलता का अनुमान तथा विभिन्न योजनाओं का निर्माण वह लेखांकन सूचनाओं के आधार पर ही करता है। जैसे जैसे व्यापार का आकार और जटिलता बढ़ती है, वैसे वैसे व्यापार के स्वामी के लिए लेखांकन की सूचनाओं की आवश्यकता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे व्यापार बढ़ेगा उसके लिए अकाउंटिंग की सूचनाओं का आकार बढ़ता जाएगा, उसको और इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है, सारा सब होता है। उसको पता होना चाहिए कि 10 मेरे धंधे चल रहे हैं तो 10 धंधों की प्रॉपर उसके पास डिटेल होनी चाहिए, 10 कामों की कितने प्रॉफिट हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से तो व्यापार का स्वामी क्या हो गया, उसको अकाउंटिंग की सूचना का प्रयोग करता हो। अगला प्रयोगकर्ता कौन हो गया, मैनेजमेंट हो गया। वित्तीय लेखों का प्रमुख कार्य इन व्यक्तियों की सेवा करना है जो उत्पादन के साधनों का उपयोग कर रहे हैं। फलस्वरूप लाभ कमाने व सुदृढ़ वित्तीय स्थिति बनाने के उद्देश्य से व्यवसाय का संचालन और नियंत्रण करते हैं।
इन व्यक्तियों को सामूहिक रूप से प्रबंध करते हैं, प्रबंधक कहते हैं। मैनेजमेंट कौन होता है या प्रबंधक कौन होता है, मैनेजर कौन होता है? जो आपके बिजनेस को संभाल रहा है। सपोज करो आप बड़ा बिजनेस कर रहे हो, और बड़े बिजनेस कर रहे हो, जैसे अगर अंबानी की बात कर लेते हैं, मुकेश अंबानी। अब मुकेश अंबानी के कितने धंधे हैं, कितने काम धंधे हैं? कोई हजारों या 100 से प्लस, 100 से ज़्यादा तो उनके काम धंधे हैं। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग है। पेट्रोल का अलग है, रिलायंस जियो का अलग है, और रिलायंस डी मार्ट का अलग है, रिलायंस मार्ट का अलग है। ठीक है, ऐसे जाने कितने धंधे हैं। तो उन धंधों को क्या वो अकेला मैनेज कर पा रहा है क्या? उसने क्या है, मैनेजर रख रखे हैं अलग अलग कामों। अब उन अलग अलग कामों के लिए मैनेजर रख रखे हैं, तो उन अलग अलग कामों के मैनेजरों की क्या होती है कि जैसे रिलायंस को पेट्रोलियम वाला मैनेजर है, तो उसको पता होना चाहिए ना कि उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, कितनी सेल हो रही, कितनी नहीं हो रही। तो वो पता कैसे लगेगा? अकाउंटिंग की वजह से लगेगा। अब वो अकाउंटिंग की वजह से वो मैनेजर पता लगाएगा कि मैंने इतना प्रॉफिट कमाया, और फिर अनिल अंबानी फिर उसकी क्लास लेगा। हाँ भाई बताओ भाई, तू कितना कमा के लेके आया? अगर बढ़िया कमा रहा है तो उसको रखेगा, नहीं कमा रहा है तो चेंज कर देगा। ऐसे होता है। तो दूसरा यूजर कौन हो गया? प्रबंधक हो गया। और प्रबंधक कौन होते हैं? जो उत्पादन के साधनों का उपयोग करते हैं, मतलब कि जो पैसा लगा रखा है अनिल अंबानी ने, उनके साधनों का उपयोग करते हैं, और उन उपयोग से लाभ कमाने और वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने का काम कौन करता है? प्रबंधक करता है। और प्रबंधक को चाहिए क्या? सूचना। और प्रबंधक को सुचारू रूप से अपनी प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए अनेक प्रकार की विश्वसनीय और सही सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है। लेखांकन सूचनाओं के आधार पर यह कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करता है कि कौन व्यक्ति कितना काम कर रहे हैं, कितना काम नहीं कर रहे। विभिन्न विभागों और प्रक्रियाओं की सफलता एवं विफलता को नापता है, उनकी तुलनात्मक कुशलता का मापन करता है। लेखांकन प्रतिवेदनों के द्वारा ही उसे ज्ञात होता है कि व्यवसाय में निहित पूंजी का किस प्रकार से समतापूर्ण उपयोग हो सकता है। किस प्रकार से साख संबंधी परमार्थ निश्चित किया जाए। साख का मतलब होता है कि किस प्रकार से उधार लिया जाए या किन से उधार लिया जाए, और कितना लिया जाए। परमार्थ का मतलब कितना ना लिया जाए और किससे लिया जाए। बैंक से लिया जाए, लोगों से लिया जाए, शेयर इशू करके लिया जाए, और कितना कितना पैसा किस किस से लिया जाए। तो वो सारे किससे पता लगेगा? अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग करोगे तो। ठीक है। कुशल प्रबंधक को व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए सदैव प्रभावशाली नीति का निर्धारण करना पड़ता है, और इसी नीति निर्धारण में एक अच्छे ढंग से तैयार किए गए वित्तीय लेखे काफी सहायता प्रदान करते हैं। और इन नीति निर्धारण में एक बढ़िया ढंग से अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने लेखे तैयार कर रखे हैं, तो आपको काफी मदद मिलती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रबंध की नीतियों में सुधार, संचालन पर नियंत्रण व लाभप्रद क्रियाओं के संपादन निर्णय में वित्तीय लेखे प्रबंधकों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। इनके बिना वो काम नहीं कर सकता। ठीक। तीसरा यूजर हो गया आपको लेनदार और वित्तीय संस्थाएं। लेनदार कौन हो गए? क्रेडिटर, जिनसे आप भुगतान नहीं, आप उधार माल खरीदते हो। तो वो क्या हो गया? आपके क्रेडिटर हो गए। वही होते हैं, कंफर्म वही होते हैं ना, जिससे आप उधार माल खरीदते हो या जिससे आप उधार सेवा लेते हो। दूसरा हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसका क्या मतलब होता है? वित्तीय संस्थाओं का मतलब ये कौन होते हैं? बैंक हो गया, जो कि आपको लोन देता है। बड़े बड़े वित्तीय संस्थाएं भी है, जैसे आरएफसी है, राजस्थान वित्त निगम। ठीक है। बड़े बड़े बैंक है, एचडीएफसी बैंक हो गया। तो ये सारी क्या है? संस्थाएं हैं। ये क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। उधार माल एवं सेवाएं देने वाली ऐसी साख सुविधाएं प्रदान करने से पहले उस व्यवसाय संस्था की क्या देखते हैं? तरलता और वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी करना चाहते हैं। अब कोई भी आपको उधार माल देता है, कहीं से भी आप उधार माल खरीदते हो, तो ऐसे दे देता है कि आंख बंद करके। हाँ, क्या क्या है, या क्या टाइम पे पेमेंट भी करता है कि नहीं करता। ठीक है। कैसा इसका धंधा चल रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है नहीं कमा रहा है। ऐसे बंदे को आपने उधार माल भेज दिया, जिसका काम धंधा ही नहीं चल रहा,
ठीक है, वो उधार माल लेके आपको पैसा और लेके बैठ जाएगा, वो डूब हो जाएगा, खुद के पैसे तो डुबाएगा ही, आपके पैसे भी डुबा देगा। तो उनको क्या चाहिए होता है कि उनके बारे में, वित्तीय स्थिति के बारे में पता जानकारी होनी चाहिए कि यार ये बंदा प्रॉफिट कमा रहा है नहीं कमा रहा। तो वो पता कैसे लगेगा? सामने वाला बंदा अकाउंटिंग कर रहा हो और प्रॉपर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहा हो, तो उससे पता लग जाता है। जो लेखांकन सूचनाओं के आधार पर तैयार वित्तीय विवरणों से प्राप्त होती है, इसके अतिरिक्त व्यवसाय की लाभों उपार्जन क्षमता में भी रुचि रखते हैं। लाभ उपार्जन क्षमता का मतलब होता है कि ये प्रॉफिट कितना कमा रहा है, कितना नहीं कमा रहा है, क्योंकि भविष्य में व्यवसाय की शोधन क्षमता पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। और इन सभी के बातों के संबंध में सही एवं वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए वित्तीय लेखों का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इनकी सूचना ही भूतकाल में भुगतान प्रवणता और भुगतान में ढिलाई के प्रकाश पर प्रभाव डाल सकती है, भविष्य के बारे में सुझाव व जानकारी प्रदान कर सकती है। मतलब जो फ्यूचर में अपन को पिछला रिकॉर्ड देखेंगे, ट्रैक रिकॉर्ड, यार ये टाइम पे पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा, किसी और को कोई उधार माल कोई और खरीदता है इससे, तो उसको टाइम पे पेमेंट करता है कि नहीं करता, इसका प्रॉफिट कैसा हो रहा है, यार बढ़िया प्रॉफिट कमा रहा है या नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। बढ़िया प्रॉफिट कमा रहा है तो आपको आगे भी ये माल का ऑर्डर देगा और आगे भी टाइम पे पेमेंट करेगा। और अगर बैंक की बात करें तो बैंक अगर किसी को लोन देगी तो ये देखेगी यार इसका काम धंधा बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्या ये मेरी किस्तों को टाइम पे देगा कि नहीं देगा, EMI टाइम पे भरेगा कि नहीं भरेगा। तो सारी चीजें किससे, इसीलिए तो वो मांगता है कि आप पिछले 3 साल की ITR दो। ITR का मतलब समझते हो? इनकम टैक्स की रिटर्न, कि आप कितना टैक्स चुका रहे हो उसकी डिटेल दो मेरे को पिछले 3 साल की। अब इनकम टैक्स कौन चुकाएगा? जो भाई पैसे कमाएगा वही इनकम टैक्स चुकाएगा। उसमें देख लेगा कि यार ये चुका रहा है कि नहीं चुका रहा है, इसका मतलब इसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो बैंक समझ जाता है कि हाँ भाई इसका बढ़िया काम चल रहा है, इसको लोन दे दो। तो लेनदार और वित्तीय संस्थाएं क्या हो गई? इसके उपयोगकर्ता हो गई लेखांकन की। अगला हो गया विनियोजक। विनियोजक का मतलब हो गया इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है? विनियोजक मत बोल देना, वो तो हिंदी रूप हो गया। वह व्यक्ति जो आपके काम धंधे में पैसा लगाता है। पैसा 2 लोग लगाते हैं, देखो देखो इन्वेस्टर होता है जो पैसा लगाता है। भाई पैसे तो उसका मालिक भी लगाता है, ठीक है, और मालिक जो पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं अपन? कैपिटल बोलते हैं। इन्वेस्टर कौन सा होता है? एक बाहरी व्यक्ति होता है, कंपनी के मालिक के अलावा एक बाहरी व्यक्ति होता है। ये क्या करता है? इन्वेस्टर आपके यहाँ पे पैसा लगाता है, उसके बदले में उसको क्या चाहिए होता है? या तो उसको चाहिए होता है ब्याज, या उसको चाहिए होता है प्रॉफिट में हिस्सा। प्रॉफिट में हिस्सा, भाई मेरे को जैसे 10% ब्याज चाहिए या मेरे को 15% रिटर्न चाहिए, कि मैं अगर मान लो 1 लाख रुपए लगाऊं तो मेरे को साल में कम से कम 15% तो कमा के दे दे। अब वो इन्वेस्टर कब पैसा लगाएगा आपकी कंपनी में? वो तब लगाएगा जब आपकी कंपनी क्या हो? प्रॉफिटेबल हो। उसको ये आशा हो कि यार ये भविष्य में लाभ कमाएगी और लाभ कमा के मेरे को या तो अपना ब्याज देगी और मेरा जो लोन मैंने पैसे जो लगाया है इसको वापस कर देगी और मेरे को भी बढ़िया रिटर्न दे देगी। सपोज करो 15% चाहिए तो 15% दे देगी, या प्रॉफिट के अनुसार होता है तो जिस हिसाब से प्रॉफिट होगा उस हिसाब से कर देगी। तो ये इन्वेस्टर कब पैसे लगाएगा? कि जब उसको पता रहेगा कि यार इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़िया है या भविष्य में अच्छा परफॉर्म करेगी। तब वो पता कैसे लगेगा? पिछले सालों के रिकॉर्ड से पता लगेगा यार ये पिछले सालों में कितना प्रॉफिट कमा रही है, तो उस हिसाब से ये सोचेगा कि आगे भी प्रॉफिट कमाएगी, तो वो डिसाइड करेगा तब। हाँ, मान लो इस साल को हानि हो गई तो फिर क्या हानि हो गई तो हानि वहन करेगा, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं ना। और कोशिश सोचता तो ये है कि यार ये पिछली बार भी अगर इसका किसी काम धंधा बढ़िया चला तो इस साल भी बढ़िया चलेगा, सोचता है। तो उसके उदाहरण के लिए हो तो कुछ भी सकता है। उठा के मान लो अनिल अंबानी की कंपनी है, बढ़िया चल रही है, सारा सब चल रहा है, उठा के इसकी बड़ी जहां गोदाम में जहां माल बनता है उसी में आग लग गई,
क्या कर लोगे भाई, लग गई। अब तो क्या प्रॉफिट कमाएगा, अब उसने इन्वेस्टर ने पैसे भी लगा दिए सारा सब, तो उधर माल जल गया तो इन्वेस्टर का पैसा भी जल गया। तो अपवाद हर जगह है, पर अपन क्या करते हैं कि नॉर्मल अजम्पशन लेके चलते हैं कि यार ये पिछले साल प्रॉफिट कमाया तो इस साल में प्रॉफिट कमाया हो। ऐसा हुआ था एक बार, एक्चुअल में शायद रिलायंस कंपनी की कहीं थी, बड़ा प्रोडक्शन था, उसमें आग लग गई। आग लग गई थी, सूचना सभी जगह फैली, सभी जगह फैली। तो जैसे ही सूचना फैली तो उस टाइम पे क्या हुआ कि उसके शेयर नीचे गिरने लग गए, रिलायंस कंपनी। क्योंकि भाई अब लॉस कमाएगी तो जो भी पैसे लगा रखे थे लोगों ने, उनने उनके शेयर बेचना शुरू कर दिए। भाई ये लो बेच दिया, ये तो लॉस में गई, बेच दिया भाई। अब उस टाइम पे रिलायंस को तो पता ही था कैसा होगा, उसने सारे शेयर खरीदने शुरू कर दिए मार्केट से। तुम बेचे जाओ, मैं खेचे जाता हूँ, तुम खरीदे जाता हो, तुम बेचे जाओ। अब उसका ये था कि उस फैक्ट्री का क्या था, बीमा था, उसने इंश्योर करा रखा था उस फैक्ट्री को। आग तो लग गई, नुकसान तो हो गया, लेकिन उसको कवर कौन कर देगा, बीमा कंपनी कर। अब 2 दिन बाद में अनिल अंबानी साहब बोलते हैं कि इस फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, घबराने की कोई बात नहीं। अब भाई साहब इंश्योरेंस है, तो अब लोगों को पता लगा अरे यार अपन ने तो गलत बेच दिया, फिर लोग खरीदना शुरू करें। अब भाई साहब रिलायंस वाला क्या करा, पहले तो उसको क्या करा, अपने ही शेयरों को सस्ते में खरीद लिया, अब महंगे में बेचने लग गया, तो बढ़िया प्रॉफिट कमा लिया रिलायंस। आग की आग लगी, पैसे का पैसा आया, बीमा कंपनी से प्रॉफिट का प्रॉफिट कमा। तो ये होता है सारी बातें। तो इस प्रकार जो इन्वेस्टर है वो भी आपको जो है ना आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन में रुचि रखता है। क्यों रखता है कि इससे पता लगेगा कि यार ये कंपनी प्रॉफिट जहां मैं पैसा लगा रहा हूँ वो सही जगह लगा रहा हूँ या नहीं लगा रहा, मेरे को प्रॉपर बढ़िया रिटर्न कमा के देगा या नहीं देगा, बढ़िया ब्याज मेरे को कमा के देगा या नहीं देगा, जितना पैसा लगाया हूँ उतना। तो विनियोजक की श्रेणी में कंपनी के अंशधारी आते हैं जो कि शेयर होल्डर होते हैं, तथा दीर्घकालीन के लिए ऋण साख उपलब्ध कराने वाले जैसे ऋण पत्रधारी होते हैं, जिनकी डिबेंचर होल्डर भी कहते हैं। विनियोजकों का कंपनी में दीर्घकालीन में हित होता है, मतलब लॉन्ग टर्म की सोच के चलते हैं ये इन्वेस्टर। ऐसे नहीं सोचते कि साल 6 महीने में कितना कमाना है, शॉर्ट टर्म हो गया, तो ये लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। तो इनका मुख्य उद्देश्य मूलधन की सुरक्षा तथा उस पर नियमित पर्याप्त आय प्राप्त करना होता है। आय का मतलब होता है रिटर्न, कि ब्याज प्रॉपर रूप से मिलेगा या नहीं। इसलिए उन्हें संस्था की आर्थिक स्थिति, लाभार्जन की शक्ति और अंशों का वर्तमान मूल्य तथा विनियोग की सुरक्षा हेतु पूंजी संरक्षण, कि मैंने जो पैसा लगाया है वो मेरा सिक्योर है या नहीं है, आ जाएगा या नहीं आएगा, और भावी योजना के बारे में अनेक सूचनाओं की आवश्यकता होती है। ये सूचनाएं लेखांकन प्रतिवेदनों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। भावी विनियोजकों के लिए लेखांकन सूचनाएं बहुत उपयोगी होती है, और लाभांश तथा लाभ की मात्रा के आधार पर भी अंशों का वास्तविक मूल्य, बाजार मूल्य का अनुमान तथा भविष्य में प्राप्त होने वाला प्रतिबंध का पूर्वानुमान भी ये लेखांकन सूचना के उपयोग से ही करते हैं। कि कितना प्रॉफिट देगा नहीं देगा, लाभांश का मतलब समझते हो आप, डिविडेंड का मतलब, ठीक है। कंपनी अगर बढ़िया डिविडेंड बांट रही है या पिछले सालों में बढ़िया डिविडेंड बांटती है तो कंपनी आगे क्या सोचेगा इन्वेस्टर, आगे भी यार बढ़िया ही बांटेगी, तो क्यों ना इन कंपनी के शेयर खरीदे, तो इन शेयर की क्या होगी, वैल्यू बढ़ेगी। तो वो सारी चीज़ें किससे पता लगता है, अपन को अकाउंटिंग से पता लगती। इस तरह वित्तीय विवरणों के माध्यम से विनियोजकों को कंपनी की प्रशासन कुशलता, वित्तीय स्थिति तथा लाभार्जन क्षमता संबंधी सूचनाएं क्या होती है, प्राप्त होती रहती है। अगला यूजर कौन हो गया, अपना बैंक हो गया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक लगभग एक जैसे ही होते हैं। वर्तमान व्यवसायिक जगत में बैंकिंग गतिविधियां बहुत महत्वपूर्ण भाग अदा कर रही है। कम ब्याज पर अल्पकालीन और दीर्घकालीन लोन उपलब्ध करवाना इन बैंकों का काम होता है। माल के पूर्तिकर्ताओं को क्रेता की तरफ से भुगतान की गारंटी देना, जैसे भुगतान करना या भुगतान की गारंटी देता। बैंक ओडी मैंने समझाया था आपको, ठीक है, कि आपके खाते में पैसे नहीं है, आपको किसी को लेनदार को पेमेंट करना है, 5 लाख का चेक काट दिया लेकिन 5 लाख की आपकी खाते में पैसे नहीं है, फिर भी वो 5 लाख का पेमेंट हो जाता है आपके खाते से। क्यों? क्योंकि आपने 10 लाख की एफडी ओडी करवा रखी, सैंक्शन। 10 लाख तक जो भी पेमेंट आए, चाहे खाते में बैलेंस नहीं हो तो भी उनको पेमेंट हो जाए, और उस 10 लाख पे फिर ब्याज बैंक ले लेता है जितने दिन के लिए आपने पैसा उनसे उधार लिया है। तो वो क्या कहलाता है, बैंक ओडी कहलाता है।
तो माल के पूर्तिकर्ताओं क्रेता की तरफ से भुगतान की गारंटी देना आदि कार्य करके व्यवसाय जगत में ये संस्थाएं साख सुविधाएं प्रदान करती है। अब ये बैंक ओडी और ये फैसिलिटी किसको प्रोवाइड कराएगी? जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया होगी। भाई 10 लाख का आपने किसी को उधार दे तो दिया, क्या वापस ही चुकाएगा भी या नहीं? तो उनकी क्या होती है? साख सुविधाएं प्रदान करती है। और ऋण देते समय बैंक इस बात का आश्वासन चाहते हैं, एश्योरेंस चाहते हैं कि ऋण तथा ब्याज का देय तिथि पर भुगतान हो जाएगा या नहीं, यार जिसको उधार दे रहे हैं वो टाइम पे पैसे दे देगा या नहीं, ऋण राशि की सुरक्षा रहेगी या नहीं। इसलिए ग्राहक की वित्तीय स्थिति विशेषकर शोधन क्षमता और लाभार्जन शक्ति के बारे में पर्याप्त सूचनाओं की आवश्यकता होती है और ये सब लेखा विवरणों से ही प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है, अगला आदमी है आपका कर्मचारी। कर्मचारी भी आपकी सूचनाओं को क्या करता है? उपयोग करता है कि क्या कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही। क्यों करता है? अब कंपनी का कर्मचारी को लाभांश बांटेगी, कंपनी बोनस देगी, अगले साल मेरी सैलरी बढ़ाएगी, कंपनी प्रमोशन करेगी। प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो काय का प्रमोशन करेगी? तो इसलिए अगला यूजर कौन हो गया? आपका कर्मचारी हो गया। कर्मचारियों का वित्तीय सूचनाओं में होता है, ये जानना चाहते हैं कि संस्था की लाभार्जन की स्थिति कैसी है, संबंधित वर्ष में उसके श्रम सहयोग से कमाए गए लाभों पर उसका क्या असर रहा है, तथा यह राशि प्रबंध को विनियोजकर्ताओं तथा उसके बीच किस अनुपात में बांटी जाएगी। अब जो प्रॉफिट कमाया उनकी वजह से तो किस किस रेशियो में कितने कितने मिलेगा, प्रबंधकों को कितना मिलेगा उस प्रॉफिट का, जिसने पैसा लगाया उसको कितना मिलेगा, और जो मैं एज ए मजदूर हूँ, एज ए कर्मचारी हूँ, तो मेरे को कितने में बांटा गया। अंतिम खातों में प्रदेश सूचनाओं के उपयोग से ही वेतन वृद्धि, श्रम कल्याण कार्यों में विस्तार, कार्य संबंधी दशाओं में सुधार आदि बातों के बारे में प्रबंधकों से सौदाबाजी करते हैं। प्रबंधक ने श्रमिक की सहभागिता यानी कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट के प्रजातांत्रिक विचार के क्रियान्वयन में तो श्रमिक वर्ग के लिए लेखांकन सूचनाओं का उपयोग और अधिक हो गया है। मतलब कि परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको क्या करते हैं? मैनेजमेंट में शामिल कर लिया जाता है, उनका प्रमोशन कर दिया जाता है। जैसे कोई कर्मचारी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है तो उसको क्या करते हैं? प्रमोट करके मैनेजर बना देते हैं, मैनेजर बना के फिर और ऊपर के लेवल का मैनेजर बना देते हैं। जिससे क्या होता है? अब परफॉर्मेंस का पता कैसे लगेगा? परफॉर्मेंस का पता आप जैसे लगेगा जब उसका हिसाब किताब रखोगे कि इस आदमी ने 1000 यूनिट बेची और इस आदमी ने 10,000 यूनिट बेची। और 10,000 का कैलकुलेशन कैसे होगा? जब आप उसकी अकाउंटिंग करोगे। इसलिए कर्मचारी भी इसके क्या होते हैं? यूजर होते हैं। सातवां यूजर होता है इसका सरकार, उपयोगकर्ता। अब सरकार को क्या चाहिए कि कौन सी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना प्रॉफिट कमा रही है तो मेरे में उसका टैक्स का हिस्सा कितना है सरकार का। तो औद्योगिक जगत उत्पादन के समाज साधन से एकत्रित करता है। देश के छोटे छोटे बचतकर्ता का पैसा भी कंपनियों द्वारा विभिन्न लुभावने करों से एकत्रित कर लिया जाता है। अच्छा, ये छोटे छोटे जो बचत करता है का पैसा भी कंपनियों द्वारा विभिन्न लुभावने नारों से एकत्रित कर लिया जाता है। जैसे सारा कंपनी ने करी थी, लोगों के पैसे इकट्ठे किए थे। कैसे किए थे? लुभावने नारों से लोगों को अच्छी अच्छी स्कीम बता के, यार आपको बैंक 6% एफडी ब्याज दे रहा है, मैं आपको 11% 12% दे रहा हूँ, टाइम पे पैसा जब जरूरत पड़ेगी आपको दे दूंगा। तो ऐसे क्या किया? सारा ने ऐसे लुभावने लोगों छोटी छोटी बचत के रूप में पैसे लेने लगे। और इन साधनों का कुछ व्यक्ति अनुचित प्रयोग न करे तथा धोखेबाज तथा अन्य तरीके से जनता का शोषण न कर सके। अतः नागरिकों की प्रतिनिधि होने के कारण सरकार व्यवसायिक गिरोह पर क्या करती है? नियंत्रण रखती है, कंपनियों पर कंट्रोल रखती है। इसीलिए तो अभी सारा के पैसे वापस दिला रही है कंपनी, अदरवाइज कंट्रोल नहीं करते तो लोड लेके भाग जाते। वह कंपनियों से समय समय पर विभिन्न वित्तीय सूचना एकत्रित कर विश्लेषण करती है कि देश के हित में अनुकूल निर्णय इन्हीं लेखा सूचनाओं के उपयोग से करती है या नहीं करी। अब वो क्या है? प्रॉपर उनसे क्या करती है? अकाउंट्स मेंटेन करवाती है और उन अकाउंट्स मेंटेन को चेकिंग करवाती है कि ये कहीं किसी के साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहे, फ्रॉड कर रहे हैं नहीं कर रहे। अभी जैसे सारा के केस में था, तो सारा के केस में वो चेक कर रहे थे कहीं इन्होंने फ्रॉड दिया, कोई गड़बड़ी तो नहीं की। अब उनको गड़बड़ी पाई तो कंपनी को धर लिया और उसी के साथ सारे बैंक अकाउंट सील कर दिए। और सील करके अब उनको पैसा क्या कर रही है? जिन जिन से पैसा कंपनी ने लिया था उनको लौटा रही। तो ये सारी चीजें कैसे पता लगी? कंपनी अकाउंटिंग होगी तभी पता लगी। तो संपूर्ण उद्योग के बारे में नीति इंतजार कर रहे, उस पर करारोपण की नीति बनाने और अनुदान देने आदि निर्णय सरकार उद्योगों से प्राप्त वित्तीय सूचनाओं के आधार पर ही करती है। अब सरकार के बाद क्या हो गया? अल्लाह आ गया आयकर विभाग। आयकर विभाग क्या करता है? आयकर विभाग
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे क्या लेता है? इनकम टैक्स लेता है। सुना है नाम इनकम टैक्स क्या होता है? जितना कमाया उस पर टैक्स दे दो भाई सरकार को, 5 लाख से ऊपर, तो 5 लाख से ऊपर पे टैक्स है अभी। तो लेखांकन द्वारा तैयार अंतिम खातों के आधार पर ही आयकर विभाग उन व्यवसायिक गिरोह पर कर योग्य आय की गणना करते हैं। कर योग्य आय मतलब जिसके ऊपर की टैक्स कैलकुलेट होगा, टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं। और यद्यपि सरकार के दृष्टिकोण से यह सूचनाएं पर्याप्त नहीं होती, फिर भी प्रत्येक कंपनी अपने अंतिम खाते रिटर्न प्रस्तुत करते समय रिपोर्ट संलग्न करते कि हमने इस साल इतना पैसा कमाया और इतना आपको टैक्स पे किया। नहीं, उसमें फिर 5 लाख तक की लिमिट है ना। अगर किसी की इनकम जैसे क्या है 5 लाख से ऊपर है ना, तब टैक्स लगना शुरू हो जाता है। उसको टैक्स देना पड़ेगा। साल की इनकम देखते हैं, अगर किसी की एक साल की इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। अगर किसी की 1 लाख रुपए पर मंथ है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट या प्राइवेट की भी अगर 5 लाख से ज़्यादा इनकम है तो उससे भी टैक्स ले लेगी सरकार। तो आयकर विभाग का हो गया। अगला जो यूजर हो गया सामुदायिक स्थानीय समुदाय। स्थानीय समुदाय वहाँ के उद्योगों पर बहुत अधिक आश्रित होते हैं, केवल इसलिए नहीं कि वे वहाँ के लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे वहाँ के वातावरण के संपूर्ण सामाजिक आर्थिक ढांचे को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। स्थानीय उद्योगों का समुदाय पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है। एक और तो स्थानीय लोगों के आर्थिक स्तर में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, उनको रोजगार प्रोवाइड कराते हैं। जैसे अपने गांव में क्या होती है, आराम से स्विच गैस लिमिटेड है, तो कंपनी क्या करती है, एक और तो अपने लोगों को क्या कर रही है, रोजगार दे रही है। एक और तो क्या करती है, वो रोजगार दे रही है, जिससे क्या होता है कि आय के स्तर में उनकी वृद्धि होती है, आय के ओब्लिक जीवन स्तर में वृद्धि होती है। लेकिन दूसरी ओर क्या कर रही है वो आरएमसी कंपनी, प्रदूषण फैला रही है। अगर आप शाम को जाते होंगे तो वहाँ धुएं हो जाती है और अजीब सी स्मेल आती है। वहाँ पास ही नदी है, नदी में जो है ना उसका वेस्ट सीधा वो नदी नालों में छोड़ देती है, तो जिसकी वजह से चर्म रोग और ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो ये क्या होता है कि इसके यूजर कौन होते हैं, एक और स्थानीय आर्थिक स्तर में वृद्धि करती है, वही दूसरी ओर प्रदूषण, भीड़भाड़, अपराध वृत्ति बढ़ाने के कारण भी होते हैं। और इन सब से स्थानीय सामाजिक ढांचा प्रभावित होता है। स्थानीय समुदाय वहाँ की औद्योगिक क्रियाओं में रुचि रखते हैं कि यार ये कंपनी क्या काम कर रही है, कोई ऐसा आइटम तो नहीं बना रही जो अपने गांव के आसपास कहीं नुकसानदायक हो, या कितने लोगों को रोजगार प्राप्त करती है, तथा इसकी समाज को लागत क्या रहेगी कि अपन को ये जो रोजगार दे रही है उसका अपन को कितना हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो इससे प्राप्त होने वाले फायदों के बारे में वह ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं प्राप्त करना चाहता है। और वो सारी चीज़ें किससे पता लगेगी, आपको अकाउंटिंग से पता लगेगी। तो ये अपना आज तक का हो गया, क्या हो गया, अकाउंटिंग के प्रारूप हो गए, अकाउंटिंग के उपयोगकर्ता हो गए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत। थोड़ा सा अभी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं कि गैप कौन से होते हैं, सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत क्या होते हैं।